शहजादा अहमद और परी बानू भाग 2। शहजादा अहमद और परी बानू भाग 2। ये कैसा गलीचा है। दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई तुम न समझ सकोगे कि इसमें क्या खास बात है। वास्तव में मैं 30,000 असरफी गलत बोल गया। इसका मालिक 40,000 असरफी से 1 कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन के जोर देने दलाल ने गलीचा दिखाया। वो खूबसूरत और नरम और चौड़ाई में भी 4-4 गज था। फिर भी उसमें कोई खास बात न थी। हुसैन ने कहा, 40,000 असरफी नहीं, ये तो 10,000 असरफी से अधिक का मालूम नहीं होता। दलाल ने कहा, ये ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इस पर बैठकर जहाँ जाने की इच्छा करोगे वो वहीं पहुँचा देता है। हुसैन ने कहा, अगर बात ठीक है तो मैं इसके लिए 40,000 असरफियाँ दे सकता हूँ, किंतु ये मालूम कैसे पड़े कि इसका ये गुण है। दलाल ने पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं। हुसैन ने उस सराय का नाम लिया जहाँ वो ठहरा था। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा दूँ, हम दोनों इस पर बैठे और उस सराय में जाने की इच्छा करें। अगर ये पहुँचा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा और इसका दाम 40,000 असरफी लूँगा। ये कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे पर बैठा और दोनों ने सराय के कमरे में जाने की इच्छा की। गलीचा हवा में उड़ा और उसने पलक मारते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। तो हुसैन को विश्वास हो गया। उसे तो दलाल को तो विश्वास था, अब उसके भाइयों को इससे अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। अब नूरुन निहार उसी की होगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 असरफियाँ गिन दी। उसका काम पूरा हो चुका था और वो वापस जा सकता था। कि अगर मैं अभी उस सराय में पहुंच गया, सराय में रुककर 1 वर्ष के अंत तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और मैं बहुत ऊब जाऊंगा। इसलिए उसने तय किया कि तब तक इस सुंदर देश की सैर करे और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखे। इसलिए उसने कई महीने आसपास के क्षेत्रों में बिताए। विष्णुगढ़ के में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था और उनके सुझाव और शिकायतें सुनता था और निर्णय लेता था। हुसैन भी वहाँ जाता और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी चाल ढाल और तौर तरीकों से प्रभावित होकर
वो राजा के यहाँ ही रहता था। राजा उससे हिंदुस्तान के हालचाल के बारे में पूछा करता। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने गया। ये मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से मढ़ा हुआ था। उसका देवस्थान 10 गज लंबा और इतना ही चौड़ा था। उसमें की मुख्य देव मूर्ति मानवाकार थी और ऐसे कलापूर्ण ढंग से स्थापित की गई थी, चाहे जिस ओर जाएं देवता उन्हें अपनी तरफ ही दिखता था। देवता की आंखें रत्नों की जड़ी हुई थी। के बाद वो एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय में गया। उसमें मंदिर से भी अधिक सुंदर बताया गया था। वो देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना था। ये उद्यान कई तरह के सुंदर सुंदर फल फूलों से आदि के वृक्षों से चारों ओर 3 गज ऊंची दीवार खिंची थी, जिससे वहां आवारा या जंगली जानवर नहीं जा सकते थे। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था। इसकी ऊंचाई एक समान थी। उसके पत्थरों को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा बहुत चिकना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा था और इतना ही चौड़ा था। वो संगमरमर का बना हुआ था और वो पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि अपना चेहरा देख सकता था। वो इस देवालय में था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहाँ सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण, उनकी स्त्रियां, बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। वे अपने पूजन में ऐसे मग्न हो जाते थे कि देखते बनता था। उनमें से बहुत से लोग ध्यान लगाए बैठे रहते थे। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सराबोर होकर घंटों नाचते रहते थे। कुछ भक्तजन सुंदर सुरीले वाद्य बंदों के साथ भक्ति के गीत गाते रहते थे और कीर्तन करते करते नाचते रहते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता था और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते और देवताओं के लिए सुंदर वस्तुएं और असंख्य द्रव्य लाते। पर देश के प्रधान लोग तथा अन्य धनी लोग आकर पूजा अर्चना और परिक्रमा करते। स्त्री विद्वान आकर भांति भांति के प्रवचन करते। इनकी संख्या देखकर शहजादा हुसैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्यान के एक ओर एक विशाल 9 मंजिली इमारत 40 खंभों पर स्थापित थी। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। विशेष पर्वों पर जब राजा और प्रमुख सामंत देव दर्शन के लिए आते तो इसी इमारत में व्यापारियों तथा अन्य प्रजाजनों का फैसला सुनाता था। इस भवन की दीवारों पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। वन हिंस्र पशुओं की आकृतियां इतनी सजीव थी कि बाहर के विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें जीवित समझकर भयभीत हो जाते थे।
इसके अतिरिक्त इसी उद्यान में 3 और लकड़ी के मकान बने हुए थे। इनकी विशेषता ये थी कि उनमें काफ़ी मनुष्यों के होने पर भी उन्हें अपनी कीली पर चारों ओर घुमाया जाता था। लोग तमाशा देखने के लिए उनमें जाते और जब मकानों को घुमाया जाता तब उनमें के लोग एक जगह खड़े होकर भी चारों ओर के दृश्यों को देख सकते थे। इसके अलावा जगह जगह पर मेलों के दिनों में तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। लगभग 1000 विशालकाय हाथी जो सुनहरे झूलों और चांदी के हौदों से सुसज्जित थे, राजा और सामंतों की सवारियों के रूप में आते। कुछ हाथियों पर भाड़ तमाशा दिखाते और गवैये गाते बजाते थे। कुछ हाथी के बच्चे खुद तमाशा करते थे। शहजादा हुसैन को इन हाथियों के तमाशे देखकर बड़ा आनंद आता था। एक बड़ा हाथी 4 अलग अलग पहिएदार गाड़ी के रखे अपने सूंड से बांसुरी जैसा एक वाद्य बजा रहा था। लोग तिपाहियों में रस्से लपेटकर इधर उधर भी ले जाते थे। एक जगह एक तिपाही पर वाद्य रखा था, उसके एक ओर एक हाथी का बच्चा खड़ा था और दूसरी ओर हाथी के वजन से कुछ अधिक वजन का लोहा रखा था। कभी वो हाथी जोर लगाकर नीचे आ जाता और लोहा ऊपर उठ जाता, कभी लोहा नीचे हो जाता और हाथी ऊपर टंग जाता। ऐसी हालत में तख्ते पर नाच दिखाता और सूंड से सुर ताल के साथ गाने की आवाज निकालता। जमीन पर खड़े कई हाथी भी उसके साथ इसी तरह गाते। ये सब तमाशे राजा के सम्मुख होते थे। हुसैन को इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद आया और वो 1 वर्ष पहले तक ये तमाशे देखता रहा और अपने कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे पर बैठकर उस सराय में जाने की इच्छा की जहां उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहां पहुंचा दिया। मजला शहजादा अली व्यापारियों के एक दल के साथ फारस देश को रवाना हुआ। 4 महीने की यात्रा के बाद सिराज में, जो फारस की राजधानी थी, पहुंचा। वो जौहरियों के वेश में था। उसने साथ के उसके साथ के व्यापारी से दोस्ती कर ली। वे सब सिराज की एक सराय में लोग व्यापार करने बाजार गए तो शहजादा अली भी बाजार पहुंचा और वहां की सैर करने लगा। सिराज के बाजार की सारी दुकानें पक्की थी।